हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हिंदी में मैंने आपको बताया था जिसका नाम स्पेक्ट्रोमीटी है। हमने उसका प्रस्तावना एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटी क्या होती है उसके बारे में हमने समझ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटी का सिद्धांत, यानी जो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटी होती है वो किस तरह से काम करती है वो हम इस आंसर में देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी लिखिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत इस पर आधारित होता है कि परमाणुीय नाभिकों के स्वयं अपने अक्षों पर चक्रण से ये एक लघु चुंबक के समान व्यवहार करता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र में रखने से यह बाह्य क्षेत्र के समानांतर या विपरीत दिशा में रहता है। सबसे पहले यूँ बोला गया है कि जो परमाणुीय नाभिक होते हैं यदि वो स्वयं अपने अक्षों पर चक्रण करें तो वो एक लघु चुंबक का काम करने लगते हैं। ठीक है, यानी एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। और जब हम इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो या तो ये समानांतर होते हैं या विपरीत दिशा में होते हैं। कैसे, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये इसका डायग्राम है। ऐसा कि ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। इसमें देखो ये जो परमाणुीय नाभिक है ना, ये नाभिक है जब ये अपने अक्षों पर इस तरह से घूम रहा है, देखो ब्लू कलर से बताया, ये इस तरह से जब घूमता है तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब जब ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे ये H0 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है इसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम किसी चुंबक को, यानी जब हम किसी परमाणुीय नाभिक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी दिशा या तो समानांतर होगी, ये देखो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी भी दिशा ऊपर है ना, तो दोनों ऊपर की तरफ है तो इसे बोलेंगे हम समानांतर स्थिति। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो हमारा चुंबक है उसकी दिशा नीचे की तरफ है और हमारा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ऊपर की तरफ है तो इसे बोलेंगे हम विपरीत स्थिति। यानी जब हमारा नाभिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और उस नाभिक को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो उसकी दो स्थितियां होती है। एक होती है समानांतर जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होती है और एक होती है विपरीत जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दूसरी तरफ होती है। ठीक है, आगे लिखा है समानांतर स्थिति अल्फा प्रचक्रण अवस्था कम ऊर्जा के कारण अधिक स्थायी होती है तथा इनके विपरीत दिशा में लाने के लिए बीटा प्रचक्रण अवस्था अस्थायी अवस्था के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी पहली वाली जो हमने चित्र में देखा था वो थी समानांतर स्थिति जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्रचक्रण अवस्था, उसकी कम ऊर्जा होती है इसलिए वो स्थायी होती है। दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी हमारी जो विपरीत अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं बीटा प्रचक्रण अवस्था, वो अस्थायी अवस्था होती है अतः वहां तक जाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, पहले वाली जो होती है वो अल्फा प्रचक्रण, दूसरे वाली जो होती है वो बीटा प्रचक्रण। पहले वाली स्थायी होती है तो कम ऊर्जा चाहिए होती है, दूसरी वाली अस्थायी होती है तो वहां तक जाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे लिखा है अर्थात प्रोटॉन के द्वारा hν डेली ऊर्जा के अवशोषण से ऊर्जा की इन दो दशाओं में संक्रमण हो सकता है या किया जा सकता है। प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटी इसी ऊर्जा डेली पर आधारित होते। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब हमारा प्रोटॉन को hν डेली ऊर्जा प्राप्त होती है ना, ये हमारा प्रोटॉन है जिसको hν डेली ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो उसका संक्रमण हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में करवा सकते हैं, है ना। जब हमारा प्रोटॉन hν डेली ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो इस अवस्था से इस अवस्था में संक्रमण करता है और इसी संक्रमण पर हमारी एनएमआर यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटी आधारित होती है। यही इस थ्योरी में लिखा है। आगे लिखा है प्रोटॉन के विन्यास को बदलने के लिए निश्चित आवृत्ति की चुंबकीय विकिरण आवश्यक होती है जो प्रयुक्त क्षेत्र के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी हमें अगर प्रोटॉन का विन्यास को बदलना है तो उसे हमें निश्चित आवृत्ति की चुंबकीय विकिरण देनी पड़ेगी। देखो यहाँ डायग्राम से बताया गया है, ये है जो अल्फा वाली जितनी भी है ये है अल्फा प्रचक्रण अवस्था और बीटा वाली जितनी भी है बीटा प्रचक्रण अवस्था है। नीचे से हम लगा रहे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर हमें इनका विन्यास अगर बदलना है तो हमें निश्चित आवृत्ति की चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमें इनके विन्यास को परिवर्तित करना है तो हमें उन्हें निश्चित आवृत्ति की ये चुंबकीय क्षेत्र देनी होगी।
आगे लिखा है एनएमआर स्पेक्ट्रम का आलेख यानी वक्र दो क्षेत्रों के बीच बनता है। इसमें एक और निश्चित आवृत्ति पर संकेत तीव्रता और दूसरी ओर चुंबकीय क्षेत्र को रखा जाता है। यानी जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाते हैं, वक्र यानी होता है ग्राफ, तो उसमें एक्स एक्सिस पर क्या लेना है वो बताया गया है कि एक जगह हमें निश्चित आवृत्ति लेनी है और दूसरी ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र लेना है। क्या अनुनाद होता है वह स्थान ग्राफ में शिखर के रूप में होता है। ये देखो, ये यहाँ पर शिखर क्यों मिला, क्योंकि इस जगह पर अनुनाद होता है, इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें शिखर दिखाई देता है। लास्ट में हम लिख देंगे अनुनाद का वेग कितना होता है, 0.1 से 40 MC, है ना, यानी 0.1 से लेकर 40 MC तक। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है 1000 से 10,000 गॉस। ठीक है, यह एक नाभिकीय लक्षण है। तो यही था आपका एनएमआर चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री का सिद्धांत। ये था हमारा एनएमआर का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।